हाय फ्रेंड्स, आई एम सुंदरराज। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द अस्थमा डिजीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अस्थमा डिजीज के बारे में, कि अस्थमा डिजीज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके कॉजेज क्या है और इसके एटियोलॉजी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं, ये सब चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम इंट्रोडक्शन के रूप में आज बताने वाले हैं कि अस्थमा क्या है। तो अस्थमा क्या है? एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो हमारे एयर पाथवे है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होता है, जो उसमें एयर पास होने के लिए जो पाथवे होता है उसको क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, नैरोइंग हो जाता है। तो इसी के कारण जो किसके कारण होता है, तो या एलर्जी के कारण या फिर कोई इन्फेक्शन के कारण या होता है, अस्थमा बोलते हैं। अब हम इसको डिफिनेशन के थ्रू अब हम इसको बताने वाले हैं कि अस्थमा क्या है, अस्थमा क्या था। तो देखो यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा है कि इट इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द एयरवे कॉज्ड बाय द एलर्जिक रिस्पॉन्स। मैंने बताया था कि क्या है, यह रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो क्या किसके कारण होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो हमारे रिस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने के कारण जो एयरवे पाथवे था उसमें क्या इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन बहुत चीज के कारण हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर एलर्जी के कारण हो सकता है। तो उस के बारे में मैंने बताया था। तो बोला गया कि इट इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज of airway caused by the allergic response of bronchi resulting in reversible narrowing of airway due to bronchoconstriction, जिसको स्पाज्म भी बोल सकते हैं, कंजेशन एंड थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ ब्रोंकी एंड द एक्युमुलेशन ऑफ म्यूकस। बोला गया जो एयर में पाथवे है वो क्या होता है, जो ब्रोंकी है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो जिसके कारण जो उसका जो पासेज है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो एयर है वो पूरी तरह से पास नहीं हो पाता है। जैसे कि देखिए ये ब्रोंकी है, ब्रोंकी का क्या हुआ, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल में क्या लिखेंगे, इस तरह से नॉर्मल है, ठीक। अब यहां पे देख रहे हैं एबनॉर्मल, जैसे कि ये है, ये ब्रोंकी है। अब एबनॉर्मल में क्या होगा कि जो ये है अभी तक इस तरह से पूरा कॉन्स्ट्रिक्शन कर जाएगा। तो कॉन्स्ट्रिक्शन करने से क्या हुआ कि जो यहाँ का जो पाथवे है, पैसेज है, वो क्या हो गया, छोटा हो गया। म्यूकस के कारण, म्यूकस ज्यादा रिलीज हो जाने के कारण और इन्फ्लामेशन हो जाने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे जो पैसेज है वो छोटा पड़ गया और यहाँ पे पैसेज क्या था, ये बड़ा पड़ गया। तो ये क्यों होता है, एलर्जी के कारण होता है या फिर कोई इन्फेक्शन के कारण होता है। तो जब वॉल में जो ब्रोंकी वॉल है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे एटियोलॉजी के बारे में और कॉजेस के बारे में, कि किसके किसके कारण क्या है जो अस्थमा होते हैं, ये सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम लोग जाने कि अस्थमा क्या था। तो जो हमारे एयरवे के पाथवे था उसको एक इनर वॉल में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, या फिर एक्सेस सिक्रीशन ऑफ म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है, जिसके कारण अस्थमा होता है। अब कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉजेस में हो सकता है जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, और जैसे पेन किलर वगैरह का जो ड्रग्स है ये ज्यादा लेता हो, या फिर जो भी केमिकल फैक्ट्री हो गया, सीमेंट फैक्ट्री हो गया, ये सब प्लेस पे जो वर्क करते हैं उनमें ये ज्यादा अस्थमा केस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कॉजेस के बारे में बताया गया। जैसे फर्स्ट में बोला गया इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि जब इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि अब क्या हो रहा है, जो ह्यूमिडिटी है वो क्या हो रहा है, एयर का वो कभी कोल्ड हो जा रहा है, कभी हॉट हो जा रहा है। तो इस तरह से बार बार क्या है, जो ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर है उसमें चेंजिंग आ रहा है, जिसके कारण होता है। फिर बोला गया कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट जैसे कि सिगरेट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्मोक हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड और ये फॉर्मल्डिहाइड, जैसे कि जहाँ पे दवा खाना वगैरह है, या फिर सीमेंट फैक्ट्री वगैरह है, या फिर जो इंडस्ट्री वगैरह में जैसे कॉटन वगैरह के कपड़े, जहाँ पे कपड़े वगैरह तैयार होते हैं वहाँ पे जो वर्क करते हैं पर्सन, उनमें जहाँ पे जैसे कि कलर वगैरह होता हो, जैसे कपड़े पे कलर वगैरह ऐसे का काम चलता हो, तो ऐसे प्लेस पे जो पर्सन वर्क करते हैं उनमें अस्थमा हो सकते हैं। थर्ड बोला गया एलर्जेंस इनहेलेशन, जैसे कि खाना के साथ साथ में बियर और जैसे नशीले पदार्थ का यूज करते हो तो जिसके कारण यह होता है। फिर बोला गया
फोर्थ नंबर में स्ट्रेस एंड इमोशन, ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण भी होता है। मेडिकेशन हम बताए अभी कि जब हम लोग क्या करते हैं, कैसे दवाई लेते हैं, जो पेन किलर हो या फिर बी ब्लॉकर है, जो मेडिसिन से है, ये सब को जब हम ज्यादा मात्रा मतलब ऑलवेज यूज करने लगते हैं तो उसमें इसके कारण क्या होता है, हम लोग को ये अस्थमा होने की कॉजेज रहती है। फिर लास्ट में बोला गया स्ट्रॉन्ग, जैसे कि बहुत कड़ा ऑर्डर और परफ्यूम्स, बहुत कड़ा परफ्यूम्स यूज करते हैं तो उसके कारण भी हम लोग को क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकते हैं। तो ये बात हुई एटियोलॉजी के बारे में फ्रेंड्स, पैथोजेनेसिस के बारे में कि किस कैसे डेवलप होती है अस्थमा डिजीज, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि जो एटियोलॉजिकल फैक्टर जो हम इसके पहले बताए थे कि स्मोकिंग था, केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में वर्क कर रहे हैं या फिर सीमेंट फैक्ट्री वगैरह में वर्क कर रहे हैं, तो जिसके कारण क्या होता था, जो हमारे इनर जो एयरवे का जो पाथवे था उसमें क्या हो रहा था, उसको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जा रहा था, एलर्जेंस के कारण या फिर हाई परफॉर्मेंस यूज करने के कारण जो पाथवे था, जो इसको ब्रोंकी बोल सकते, उसको इनर लेयर में क्या हो रहा था, इन्फ्लामेशन हो रहा जा रहा था आदि एलर्जीज के कारण से, या फिर ज्यादा मात्रा में क्या होता, म्यूकस सिक्रेशन हो जा रहा था, तो जिसके कारण से कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो जा रहा था और क्या है, एयर पाथवे है जो कम मतलब एयर को अधिक पास आउट कर रहा था, तो जिसके कारण वो अस्थमा होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि पैथोजेनेसिस के बारे में जस्ट जितने भी इटियोलॉजिकल मैंने बताया था एवं में ऊपर में वो हुआ, उसके कारण क्या होता है, इन्फ्लामेशन डेवलप कर जाता है, जो एयर पाथवे है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्फ्लामेशन के कारण जो ल्यूमन है, जो एयर जो इनर पार्ट है उसको ल्यूमन बोलते हैं, उसमें क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, जो ल्यूमन में पैसेज है वो क्या होता है, नैरो हो जाता है, और नैरो होने के कारण क्या होता है, जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो क्या हो जाता है, लेस सप्लाई ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस डिफिकल्ट ब्रीथिंग। अगर जब ऑक्सीजन का सप्लाई ही कम होगा तो क्या होगा, हम लोग को सांस लेने में दिक्कतें होगी, जब सांस लेने में जब दिक्कत हुए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि अस्थमा बोलते हैं। तो इस तरह से मैं सिम्टम्स के बारे में कि अगर जब किसी को अस्थमा होगा तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग देख लिए कि अस्थमा कैसे होता है, उसको पैथोजेनेसिस उसका जान लिए, अब हम बात करते हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि जब भी कोई भी रिस्पिरेटरी डिजीज हो और उसमें जब प्रॉब्लम्स होगी तो कफिंग वगैरह रहेगा, तो सबसे पहले क्या होता है, व्हीजिंग टाइप ऑफ साउंड डेवलप फ्रॉम लंग्स, लंग्स से बिजली टाइप की आवाज, मतलब घर्राहट टाइप की आवाज आएगी। कब होगा, पूरी नाइट कफिंग करेगा और अर्ली मॉर्निंग में जब सुबह होती है तब कफिंग होगी उसको। फिर बोला गया है कि चेस्ट टाइटनेस, उसको सांस लेने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो चेस्ट टाइटनेस होगा ही। फिर होगा डिसएपेनिया, मतलब उसको सांस लेने में क्या होगा, डिफिकल्टी होगी, जिसको हम लोग ब्रेथलेसनेस बोलते हैं। और बोला गया अटैक ऑफ अस्थमा में बी फ्यू मिनट्स एंड आवर्स, बोला गया कि क्या होगा कि जो अस्थमा का अटैक आएगा कुछ मिनटों के लिए या फिर आवर्स के लिए। फिर बोला गया पेन इन चेस्ट, और उसका क्या रहेगा, पेन कहाँ रहेगा, चेस्ट में पेन रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है, जिसके बारे में हम बात किए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अस्थमा के बारे में कि अस्थमा के बात करेंगे टाइप्स ऑफ अस्थमा के बारे में कि अस्थमा कितने प्रकार के होते हैं। तो अस्थमा बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक और दूसरे को बोलते हैं इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, यह एलर्जी के कारण होता है, और इंट्रिंसिक बोला कि यह नॉन एलर्जिक है या कोई भी एलर्जिक वगैरह के कारण नहीं होता। या कॉमनली जो एक्सट्रिंसिक है वो किस में पाया जाता है, कॉमनली चाइल्ड में देखने को मिलता है, और जो इंट्रिंसिक है वो कॉमनली किस में 35 इयर्स के बाद कोई भी पर्सन में मिलता है। अब हम डायग्नोस्टिक क्या करेंगे, जब भी कोई अस्थमा का पेशेंट है उसको हम डायग्नोस्टिक किस तरह से चेकअप करेंगे, तो सबसे पहले क्या उसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, और उसका जो रिस्पिरेटरी रेट है उसको हम लोग मेजर करेंगे, किसके द्वारा, एस्पिरोमीटर के द्वारा मेजर करेंगे। फिर उसका एबीसी करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैसेज के मतलब करेंगे, उसमें देखेंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसको जो ब्लड है उसमें कितना है, तो इस तरह से उसको पता करेंगे। फिर चेक्स एक्सरे करवाएंगे, इससे पता चलेगा कि जो लंग्स का जो किस पार्ट में मतलब कितना इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो गया उसके बारे में हम लोग बात देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग टीएलसी करेंगे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो कितने ल्यूकोसाइट है, अगर इंक्रीज ज्यादा रहेगा नॉर्मल से तो हम लोग समझेंगे कि क्या है, उसे अस्थमा में डायग्नोस्टिक में हम लोग इतना चीज करवाते हैं, अगर पता चलेगा तो जानेंगे कि नहीं उसको सही में अस्थमा है।
अब हम बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, उसका जो स्मोकिंग करता है उस स्मोकिंग को हम लोग उसको छुड़वाएंगे और स्मोकिंग नहीं करने देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि अगर कोई केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह में सब में रह रहा है तो उसमें उसको बोलेंगे मास्क ये सब का यूज करने बोलेंगे। और उसे अगर किसी को अस्थमा हो गया तो उसको ऑलवेज क्या करेंगे, इनहेलर देंगे, जिससे क्या होगा जो वो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है उसको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, जिससे जो एयर है वो पासेज होगा। अगर उसे ज्यादा दिक्कत हो रही है तो उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे अस्थमा पेशेंट को। थैंक यू फ्रेंड्स, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस।